नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप आज मुकेश माहेश्वरी की एमपी जीके की बुक के चैप्टर 8 पर पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में। दोस्तों, जो भी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप इस तैयारी को प्रॉपर तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया बुक है। और यदि आप मेरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं तो आपको लगातार इन वीडियो के माध्यम से आपके रिवीजन में चार चांद लगेंगे। और साथ ही और भी अच्छी बुक को लेकर मैं आता रहूँगा। यदि आप कोई अपनी तरफ से कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से हमें और भी जानकारियां जो आपके मन में है वो आप हमें दे सकते हैं। साथ ही इन पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आप हमें अपडेट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैनल को शुरू करने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम और भी लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुँच सकें और उन सभी के साथ हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ा सकें और ये तैयारी आगे तक बेहतर हो सके, इसमें हमारा सहयोग मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र और नदियों के बारे में। तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है और यहाँ से 10 बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जबकि छोटी मध्यम 100 से अधिक नदियों का उद्गम भी यहाँ से होता है। मध्य प्रदेश की बड़ी नदियाँ अंतर्राज्यीय हैं क्योंकि ये प्रदेश भारत के केंद्र में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्रों का प्रभाव मिलता है आपको देखने को। तो मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की यदि बात करें तो देखिए दो प्रकार से इसको, एक तो बंगाल की खाड़ी तंत्र है और दूसरा है खंबात की खाड़ी तंत्र। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां मिलती हैं वो है गंगा, महानदी और गोदावरी। साथ ही खंबात की खाड़ी की यदि बात करें तो इसमें नर्मदा, ताप्ती और माही नदी मिलती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बंगाल की खाड़ी में कौन मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में गंगा, महानदी और गोदावरी मिलती हैं और खंबात की खाड़ी में जो है नर्मदा, ताप्ती और माही मिलती हैं। इन बात को बहुत अच्छे से आप रखिएगा ध्यान से, क्योंकि यही आपको उन चीज़ों से मिलाएगा। क्योंकि जो नदियाँ गंगा में जाकर मिलती हैं और कुछ नदियाँ जो है नर्मदा में जाके मिलती हैं, ताप्ती जो है खंबात की खाड़ी में मिलती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चल शुरू करते हैं। हमारा बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी तंत्र है मिलता है, वो गंगा नदी का तंत्र हम यहाँ पर देखते हैं। गंगा नदी तंत्र क्या कहता है समझें। जैसे मैं कह सकता हूं कि 11 राज्यों में विस्तृत गंगा नदी तंत्र का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों तक है। यद्यपि मध्य पश्चिमी जिले में भी आंशिक भाव से ये इसका प्रभाव देखा गया है। साथ ही गंगा नदी का कुल अपवाह तंत्र की बात करें तो ये 10,80,000 किलोमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पे दशमलव जो कोई कॉमा है वो गलत लगा था, इसलिए उसे पढ़ने में इश्यू आया। देखिए गंगा तंत्र का जो कुल अपवाह तंत्र है वो है 10,80,000 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल जो जितनी जगह पर ये फैला हुआ है और ये अपवाह तंत्र जो है वो है आपका 1,42,250 किलोमीटर स्क्वायर। कृषि के लिए जो उपलब्ध होता है इसका पानी वो है, जो क्षेत्र है कृषि के लिए जो क्षेत्र यूज होता है उसमें 90,105 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ समझौते अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु उपलब्ध 23,642 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये तंत्र पाया गया है। इसके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। गंगा तंत्र का कुल अपवाह है वो है 10,80,000 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र की बात करें तो ये 1,42,250 वर्ग किलोमीटर। कृषि के लिए उपलब्ध है 90,105 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ समझौता अंतर्गत मध्य प्रदेश हेतु उपलब्ध है ये 23,642 वर्ग किलोमीटर। इसके 3 उपनदी तंत्र मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? पहला है गंगा उपनदी तंत्र, यमुना उपनदी तंत्र है। और यमुना नदी जो कि उपतंत्र की नदियां मध्य प्रदेश में है, जैसे जो नदियां यमुना में मिलती हैं इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जो नदियां यमुना में मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? वही नदियां जाके फिर गंगा में मिलती है। जो यमुना नदी गंगा में जाके मिलती है। और यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो देखो चंबल मिलती है, सिंधु मिलती है, जामनी मिलती है, बेतवा मिलती है, धसान, केन और एवं कुमारी।
पैसुनी, बैधान और क्षिप्रा नदी, ये जो है यमुना नदी के तंत्र हैं और ये यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद आते हैं टोंस उपतंत्र महान। टोंस उपतंत्र, इसमें महान, ओदा और बीहड़ नदियां जाके मिलती हैं। सोन उपतंत्र की बात करें तो इसमें कन्हर, रिहंद, गोपद और जोहिला नदी मिलती हैं। एक चीज और समझिए, यहाँ पर नदियां जो कि सभ्यता का पालना, इसको कह सकते हैं कि नदियों के किनारों की सभ्यता का विकास, नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। वस्तुतः नदियों के जल और घाटियां दोनों ही जीवोत्पादन के लिए आवश्यक अन्न और पानी की पूर्ति करती हैं। उदाहरण जैसे इराक की सभ्यता, दजला फराज नदी घाटियां, सिंधु सभ्यता, सिंधु की सहायक नदियों की घाटियां। अंतः नदी घाटियों से ही सभ्यताओं के पलने फूलने के कारण नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का स्वरूप जो है उसमें देखें मध्य प्रदेश और अपवाह तंत्र का स्वरूप। मध्य उच्च प्रदेश, इसमें वृक्षाकार प्रतिरूप है। पन्ना विंध्याचल श्रेणी में समांतर प्रतिरूप है। दक्कन ट्रैप पहाड़ियों में त्रिज्यात्मक प्रतिरूप है जिसे रेडियल कहा जाता है। जबेरा स्तूप जो कि वलयाकार प्रतिरूप है और मैकाल और कैमूर पठार जो कि अध्यारोपित प्रतिरूप है। नदियां इसकी मुख्य शब्दावली की बात करें तो देखिए अपवाह यानी कि नदियों के जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र यानी कि नदी एवं सहायक नदियों के संपूर्ण नेटवर्क को उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब नदी एवं सहायक नदियों के संपूर्ण नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। और अपवाह जो नदियों के जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। अपवाह द्रोणी है ना, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? जैसे ड्रेनेज बेसिन। अपवाह तंत्र के अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि जो तंत्र अपवाह तंत्र है, यानी कि नदी और नदी की सहायक नदियां जो मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, उस तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। कि अपवाहित क्षेत्रों को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जल विभाजक यानी कि वाटर डिवाइडर यानी कि जब वह सीमा जो दो अपवाह द्रोणियों को पृथक करती है, जैसे पर्वत और उच्च भूमियां। नदी द्रोणी की बात करें तो इसे बोलते हैं रिवर बेसिन, यानी कि बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। जल संभर यानी कि वाटरशेड ये कहलाता है छोटी नदियों नालों का जल ग्रहण क्षेत्र। अब आते हैं सबसे पहली नदी चंबल नदी पे। सिंगार चोटी के निकटतम स्थित पहाड़ी जनापाव महू जिला इंदौर के वाचू पॉइंट से 616 फीट ऊंचाई से निकलने वाली चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है और इसका पौराणिक नाम चर्मावती है। महाभारत में इसे पूर्णा कहा गया है। चंबल का राजस्थान में प्रवेश भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से है और राजस्थान व मध्य प्रदेश को की यह सीमा बनाती है। बांध की बात करें तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज जो है वो कोटा में है। चंबल के अन्य नाम क्या है? चंबल के अन्य नाम है धर्मावती, चर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, ये सब चंबल नदी के नाम हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली सिंध, क्षिप्रा सिंध, पार्वती, कुनो, बेतवा, मेज, कोटो, बनास, कुंद, कुराई, नामवती, पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, नेवज, आलनिया, कुराल, मेज, कुनु, परवन, आहू और चाकण ये इसकी सहायक नदियां हैं। इनको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा सा जब एग्जाम्पल मतलब जब वहां पे क्वेश्चन बनकर यदि आता है तो आपको ये याद जल्दी आ जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए मुख्य तटीय नगर की बात करें तो देखो रतलाम, महू, श्योपुर, ये मुरैना, ये सब इसके मुख्य तटीय नगर हैं जिनके किनारे इस नदी के किनारे जो बसे हुए हैं। कौन कौन से? रतलाम, महू, श्योपुर, मुरैना। मध्य प्रदेश के मार्ग क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्ग क्षेत्र कहाँ कहाँ से है? देखो इंदौर, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच, मंदसौर से बहती हुई ये निकल जाती है। बहाव क्षेत्र क्या है इसका? इंदौर है, रतलाम है, धार है, उज्जैन है, नीमच है, मंदसौर है, श्योपुर, मुरैना, भिंड और राजस्थान के जिलों में बहती हुई ये इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ 4 अन्य नदियों के साथ ये पंचबद्ध संगम बनाती है और इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और यह भैंसरोडगढ़ में 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों में एलुवियम चट्टानों को काटकर चंबल गहरी खड्डों का निर्माण करती है जिन्हें बीहड़ यानी कि रेविनेस कहते हैं और चंबल एक नती लंब घाटी यानी कि स्ट्राइक वैली कहलाती है। ठीक है, रेतवा पढ़ने से पहले कुछ छूटा है उसको देखते हैं। चंबल नदी के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसको देखो तो देखो ये है आपके मध्य प्रदेश में कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना है इनसे चंबल नदी का? ये 57,054 वर्ग किलोमीटर।
है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर इसकी लंबाई है 216 किलोमीटर। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर लंबाई 112 किलोमीटर। और चंबल एक अध्यारोपित, है ना, सुपर इम्पोज रिवर नदी है। कौन सी? एक अध्यारोपित नदी है। आगे आ जाओ भाई, बेतवा पे चलते हैं। बेतवा नदी के बारे में समझें। रायसेन के कुमरा गांव गोहरगंज तहसील से निकलती है ये, और अधिकांशतः विदिशा में बहती है, और इसे बेत्रावती भी कहा गया है। बेतवा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? बेत्रावती है, शिव की पुत्री है, बेस विंध्याटवी है। विदिशा और सांची जैसे प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं, और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और ये पूर्वी मालवा के अधिकांश जल को लेकर उत्तर पूर्व दिशा में भोपाल, निवाड़ी, टीकमगढ़ तथा झांसी व जालौन आदि जिलों में बहती है। और इसकी दो सहायक नदियां बीना और धसान दाहिनी ओर से, और जबकि सिंध बाईं ओर से गुना अशोकनगर जिलों को विभाजित करती हुई मिलती है। ये बात याद रखना, पूछा जाता है क्या कि इसकी दो सहायक नदियां, एक तो बीना, दूसरी धसान दाहिनी ओर से बहती है, मतलब मेरा सीधे हाथ की तरफ बीना और धसान, है ना, मेरा जो दाहिना हाथ है उस तरफ से बीना और धसान नदी बहेगी। और जबकि सिंध जो है वो बाईं ओर से गुना अशोकनगर जिलों को समविभाजित करती है। बीना नदी सागर जिले की सीमा के पास एक ऊंचा खड़ा जल प्रपात भालकुंड प्रपात 38 मीटर का बनाती है। और प्रदूषणता के समान स्तर के कारण बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा केन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है तथा हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। कुल अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 46,580 वर्ग किलोमीटर है, और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको ये कहा जाता है? आपके बेतवा को। बेतवा की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो है बीना, धसान, जामनी, हलाली, ये सब जो है इन बेतवा की मुख्य सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी के किनारे पर कंचन घाट स्थित है, और इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की ऐतिहासिक 3 मंजिला छतरी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। तो देवगढ़ इसी नदी के किनारे है, इसे क्या कहते हैं? बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। चलो भाई छिप्रा की तरफ। छिप्रा नदी इंदौर के पास काकराबर्डी उज्जैन गांव स्थित बणेश्वर कुंड से निकलती है। देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई ये चंबल और कोटा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कान्हा इंदौर में प्रवाहित है, इसे खान नदी कहते हैं। इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है। अब जरा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के बारे में समझो। तो जीवन रेखा कौन कौन सी हैं? नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। बेतवा, जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। सोन नदी को बघेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। चंबल को पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा की जीवन रेखा कहते हैं, और बेन गंगा को सिवनी की जीवन रेखा कहते हैं। क्षिप्रा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पूर्ण सलीला, पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत संभवा, जवरहिनी, कनक श्रृंगा, प्रलोक्य तथा सोमवती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्षिप्रा नदी के नाम है। पुराणों के अनुसार क्षिप्रा परियाण पहाड़ से निकलती है, परियात्र पहाड़ से, है ना, परियात्र पहाड़ से निकलती है। विंध्याचल का पश्चिमी भाग परियात्र कहलाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि क्षिप्रा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के उदर से उस समय हुई थी जब वे बराह अवतार में थे। इसी पुराण में क्षिप्रा की उत्पत्ति शिव के कमंडल से कही गई है। ठीक है। अब आते हैं काली सिंध। बरजई गांव बागली जिला देवास से निकलकर बाराकोटा राजस्थान के बीच नौनेरा में चंबल में मिलती है काली सिंध। इसकी कुल लंबाई है 461 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर बहती है। अपवाह क्षेत्र देवास, शाजापुर, राजगढ़, नरसिंहपुर है। सिंध नदी की तरफ चले तो सिंध नदी विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से निकलती है, और सिंध चंबल की सहायक नदी है। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। सिंध कुंवारी को मिलाकर कुंवारी सिंध भी कहते हैं। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों का जल लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में चंबल संगम के बाद यमुना में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है, जिसमें 461 मध्य प्रदेश में बहती है। और इसकी सहायक नदियां पाहुज, कुंवारी, माहुर तथा पार्वती है। सिंध गुना अशोकनगर जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। कुंवारी सिंध शिवपुरी पठार से निकलती है। कुंवारी की लंबाई 257 किलोमीटर है। सिंध कुंवारी को मिलाकर कुल लंबाई 727 किलोमीटर है। चंबल के समानांतर बहते हुए भिंड जिले में सिंध से मिलती है। अब आओ मुख्य जल विभाजक मैकल श्रेणी।
प्रायद्वीपीय मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का उद्गम मैकल के पूर्व और पश्चिम में होता है, जैसे नर्मदा, सोन, जोहिला, ताप्ती, बीहड़, टोंस इत्यादि मैकल के पश्चिम से उद्गमित है, जबकि महानदी शिवनाथ, टांडा, हसदो, रिहंद आदि पूर्व से निकलती हैं। अतः मैकल जल विभाजक श्रेणी है। क्या है? मैकल जो है जल विभाजक श्रेणी है। सतपुड़ा और विंध्याचल यह भी मुख्य विभाजक है। चंबल नदी यह भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक नदी मानी जाती है। अब आओ भाई मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को हम देखते हैं। इसमें अरेबियन शाखा जो कि कहलाती है नर्मदा, ताप्ती और माही। बंगाल की खाड़ी शाखा, इसमें सोन, चंबल, बेटवा, क्षिप्रा, केन, सिंध नदी जो है इनके अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की दिशा पूर्व की दिशा में जो बहती हैं, टोंस, बीहड़, सोन, बिछिया, ओड़ा। पूर्व की तरफ कौन कौन सी बहती हैं? टोंस, बीहड़, सोन, बिछिया और ओड़ा बहती है। पश्चिम की तरफ कौन बहता है? पश्चिम की तरफ नर्मदा, ताप्ती, माही बहती है। ठीक है, कौन सी बहती है? नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की तरफ बहती हैं। टोंस, बीहड़, सोन, बिछिया, ओड़ा ये पूर्व की ओर बहती हैं। उत्तर की तरफ बहती हैं नदियां कौन कौन सी? उत्तर की तरफ जो है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। और दक्षिण की तरफ बहती हैं वर्धा, वेनगंगा, पेंच और कान्हन। ठीक है, इतनी नदियां जो है ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियां हैं। इनके डायग्राम में यदि आप देखो तो आपको समझ में आएगा। मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, अरे महाराज क्या खोल रहे हो, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब इस तरफ से जब आप देखोगे तो ये देखो टोंस, सोन, रिहंद ना, जोइला, ये सब नदियां इस तरीके से इधर से पूर्व की ओर बह जाती हैं। उत्तर की तरफ कौन कौन सी हैं? देखो दसान, बेतवा, सिंध, कूनो, है ना, ये नदियां हैं। इधर पूर्व की तरफ चल रहे हैं तो नर्मदा है, माही है, ताप्ती है। ठीक है, दक्षिण की तरफ चलें तो ये अभी अपन ने पढ़ा वर्धा, वेनगंगा, पेंच, कान्हन। ध्यान रखिएगा, इसको एक बार मैप को जरूर देखिएगा जाने से पहले। चल सॉरी, आगे बढ़ते हैं। सिवना नदी उद्गम कहलाता है सिवना ग्राम से। अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये निकलती है। मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ अष्टमुखी मंदिर तथा तापेश्वर मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। सिवना नदी तट पर ही मंदसौर बसा हुआ है। इसकी सहायक नदियां गीड़, रेतम और सोमली हैं। सिवना नदी पर चोसला बांध है। ठीक है, सिवना नदी पर कौन सा है? चोसला बांध है। और संगम जो है ये चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं पार्वती। पार्वती सीहोर जिले से निकलकर चंबल नदी कोटा में मिलती है। बाराबूंदी राजस्थान में बहती हुई पालिया गांव सवाई माधोपुर के पास के निकट चंबल में मिल जाती है। पार्वती की सहायक नदियां हैं ल्हासी, अंधेरी, बिलास, बरनी, बेथिली प्रमुख हैं। कालिदास ने मेघदूत में पार्वती को निर्विघ्ना कहा है। ठीक है। जुम्बड़ अत्यंत प्राचीन नदी है। जुम्बड़ उद्गम है इसका लामगरा मंदसौर जिला। मिलन है इसका चंबल नदी में पिघार खेड़ी मंदसौर में। कुल लंबाई इसकी 30 किलोमीटर है। विशेष की बात करें तो नदी तट पर प्रागैतिहासिक कालीन बस्तियों के साक्ष्य मण, खड़ेरिया मारू, पाड़लिया मारू। ठीक है। बीहड़ नदी रीवा पठार से निकलकर टोंस में मिलती है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है और जो कि 130 मीटर या फिर 430 फीट बनाता है, ये बनता है। नेक्स्ट है आपका सोमली नदी। इसका उद्गम है खोड़ना और मंदसौर, खोड़ना मंदसौर, संगम है इसका सिवना नदी में। नेक्स्ट आती है धसान। रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से उद्गमित। लंबाई 365 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में 240 किलोमीटर है। धसान बेतवा नदी की सहायक नदी है और यह उत्तर प्रदेश में बेतवा में मिलती है। यह रायसेन और सागर जिलों का जल बहाकर बेतवा में ले जाती है। हरपालपुर के पास इस पर लहचुरा बांध बना हुआ है। कहां पर? हरपालपुर के पास इस पर लहचुरा बांध बना हुआ है धसान नदी पे। नेक्स्ट आते हैं तोंस या तमसा या ताउन। यह कैमूर श्रेणी में स्थित तामास कुंड नामक जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर रीवा पठार में बहती है। उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई यह पन्ना पहाड़ी को काटती हुई कई प्रसिद्ध जलप्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है तथा यह इलाहाबाद के निकट सिरसा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है बेलन,
तोंस नदी का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वामन व वायु पुराणों तथा रामायण में तमसा के नाम से हुआ है। इसे ताउन भी कहा जाता है। सतना के बाद तोंस नदी रीवा जिले में प्रवेश करती है और यहाँ कैमूर पहाड़ियों के बीच ये सकरी घाटियों में बहती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में लगभग 238 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां बेलन, बीहर, बबई, सोनकर, बेलाज, महान तथा सतना हैं। नेक्स्ट आते हैं अंसर नदी। उद्गम की बात करें तो जमुनिया, समगढ़ जिला मंदसौर, संगम है चंबल गांधी सागर में। नेक्स्ट आते हैं जामनी, सागर जिले से उद्गमित है, मध्य प्रदेश में 201 किलोमीटर बहती है लंबाई इसकी। जामनी नदी से टीकमगढ़ शहर को पानी सप्लाई होता है और यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में की सीमा तय करती है। यहाँ बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है और इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा यह ओरछा के निकट बेतवा नदी में मिल जाती है। जमसार तथा राज तक नदियां जामनी की सहायक नदियां कहलाती हैं। कान्हा, जिसे खान तथा सरस्वती कहते हैं, इंदौर से 11 किलोमीटर दूर राला मंडर पहाड़ियां उमरिया ग्राम से कान्हे, जिन्हें खान का उद्गम हुआ है। कान्हा एक प्राचीन नाम छात या ख्याता भी है। इंदौर से लगभग 74 किलोमीटर बहती हुई ये कान उज्जैन के पास छिप्रा में मिलती है। कान और छिप्रा के संगम पर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट है या त्रिवेणी तीर्थ है। इस समय इंदौर की जीवन रेखा कहलाने वाली कान धीरे धीरे गंदे नाले में तब्दील हो गई है, जिसके पुनरुत्थान के प्रयास किए जा रहे हैं। कान की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम राऊ इंदौर की पहाड़ी से होता है और यह इंदौर शहर के मध्य में स्थित कृष्णपुरा छत्रियों के पास कान में से मिलती है। कान तथा सरस्वती को गंगा एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। सोन नदी, स्वर्ण नदी या हिरण्यबाहु इसे महानद सोन भी कहते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी जिलों से बहती हुई ये बिहार में प्रवेश करके दानापुर के निकट गंगा में मिलती है। यह नदी 780 किलोमीटर लंबी है और मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर बहती है। सोन नदी, इसका अपवाह क्षेत्र 17,900 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सीधी जिले से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और सहायक नदियों में जोइला, गोपकान्हर, उत्तरी कोयल तथा रिहंद प्रमुख हैं और सोन एक नद है जिसका ढाल तेज तथा घाट चौड़ा है, जो डहरी आन सोन में 5 किलोमीटर हो जाता है, जहां इस पर एक लंबा पुल नेहरू सेतु बनाया गया है। यह नदी अमरकंटक पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर जल प्रपात की श्रृंखला का क्या करती है, निर्माण करती है तथा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई रामनगर, दानापुर, आरा बिहार के समीप में गंगा में मिलती है। सोन नदी एक अन्य नाम, सोन नदी के अन्य नाम क्या है? नंद है, सोन है, सुवर्ण है, सोनपालिका है, सुभागी है, सुभागदी है, सोनभद्र है, सुआ टालमी द्वारा प्रदत्त हिरण्यवाह है। सोन की रेत में संभवतः सोना मिलता था। सोन नदी का स्वर्ण नदी तथा हिरण्यबाहु एक वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है और सोन नदी के तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी था। सोन नदी गंगा के दक्षिण भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो कैमूर श्रेणी को एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। इस पर सोन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है कूनो नदी। शिवपुरी पठार से निकलकर 180 किलोमीटर उत्तर में मुरैना तक बहती है। कूनो नदी कहाँ से? शिवपुरी पठार से निकलकर 180 किलोमीटर उत्तर में मुरैना तक बहती है। शिवपुरी पठार से निकलकर 180 किलोमीटर उत्तर में मुरैना तक कौन बहती है? कूनो नदी बहती है। अब आगे बढ़ो। किन कर्णावती, स्वेनी तथा कैनास, विंध्याचल, हरिगवा, जबलपुर की भांडे श्रेणी से निकलकर केन जंगलों से होकर उत्तर प्रदेश के चिलागांव में यमुना में मिलती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले ये बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर 60 किलोमीटर लंबी तथा 150 से 180 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है। स्नेही जलप्रपात तथा केन घड़ियाल अभ्यारण्य उल्लेखनीय पर्यटक स्थल हैं। केन के अन्य नाम की बात करें तो शुक्तिमती, द्रिपावती, कर्णवती, श्रेणी, कैनास, ये इसके जो है नाम है। सहायक नदियों की बात करें तो श्यामरी, ब्यारमा,
है, मिड़ासन, सोनार, बेबस, बगनेरी, बाना, उर्मिल, बेबस, मीर हसन, गुरवू, मिर्शान, कटनी, ये केन नदी के नाम है। पांडव जलप्रपात का निर्माण केन तथा इसकी सहायक नदियों से हुआ है। इसकी एक धारा कटनी नदी है जिसे जिसे केन की आरंभ धारा जो है कहा जाता है। महानदी तंत्र। महानदी सिहावा पर्वत इस महासमुद्र छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में प्रवेश होती है, किंतु इसकी सहायक नदी हसदो का अपवाह क्षेत्र लगभग 154 किलोमीटर अनूपपुर मध्य प्रदेश जिले में है। धमतरी रायपुर के समीप सिहावा पर्वत से निकलकर पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, फिर पूर्व दिशा में बहती हुई उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है, जहां राउरकेला में इस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पर यह पारादीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये एक अनुवर्ती नदी है। यह छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। राज्य के लगभग 58.50% जल संग्रहण को पूरा करती है, जिसे चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदिनी भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। इसके निचले भाग में नौ परिवहन की सुविधा भी है और महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है या कहते हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ प्रमुख, हसदो, मांड, इब, केलो, जोंक, सिंदूर, सूखा, पैरी, उदंती, कोडार। ठीक है, ये सब इसके नाम है महानदी के। अब आते हैं गोदावरी नदी तंत्र। मध्य प्रदेश में गोदावरी नदी के 5 उपतंत्र हैं। बेनगंगा उपतंत्र, बाघ उपतंत्र, बावनथड़ी उपतंत्र, पेंच उपतंत्र और कान्हा उपतंत्र। मध्य प्रदेश में अपवाह इसका है 633 किलोमीटर। उसकी 3 सहायक नदियां मध्य प्रदेश में उद्गमित हैं। पहली है बेनगंगा, दूसरी है वर्धा, तीसरी है पेंच। बेनगंगा सिवनी के पासरवाड़ पठार से निकलती है, वर्धा बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है और पेंच छिंदवाड़ा जिले से। कुल अपवाह क्षेत्र इसमें क्षेत्र जो कि 23,388 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आओ वर्धा नदी। बैतूल के मुल्ताई के वर्धन शिखर से निकलकर महाराष्ट्र में बेनगंगा में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 525 किलोमीटर है तथा अपवाह क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर है। बेना, जाम, इराई, मडू, बेमुला, हिर्री आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ो। बेनगंगा पसरवाड़ा पठार सिवनी के मुंडारा गांव के निकट राजोला ताल के से निकलती है। सिवनी बालाघाट जिलों में बहते हुए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश करती है और यहाँ वर्धा नदी इसमें आकर मिलती है और इसका नाम प्रणहिता हो जाता है। प्रणहिता के नाम से गोदावरी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियों में वर्धा, बाघ, बावनथड़ी, पेंच, कान्हान, वाम, घिरी, ठेल, चूलबंद, पंगोली, चंदन, सूर, चुन्नई, सावरथोरी अन्य अनेक सहायक नदियां हैं। बेनगंगा नदी पर सिवनी छपारा में 1972 में निर्मित भीमगढ़ बांध संजय सरोवर बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, संजय सरोवर बांध क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव के पहाड़ों से निकलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरती है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले का पानी लेकर यह बेनगंगा में मिल जाती है। ठीक है, और इससे पर कई बांध बनाए गए हैं और इसकी कुल लंबाई जो है 274 किलोमीटर है तथा प्रदेश में 206 किलोमीटर है। कन्हान, कुलबेहरा तथा बावनथड़ी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसकी दक्षिण पूर्व सीमा पर तीव्र मोड़ पेंच में आता है और यह दक्षिण की ओर मुड़कर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? पेंच है। ठीक है, अब आते हैं अगला कुलबोहरा उद्गम उमरेठ के पहाड़ छिंदवाड़ा से है और इसकी कुल लंबाई है 40 किलोमीटर। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा ये कहलाती है। क्या कहलाती है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा ये कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कन्हान जो है वो पचमढ़ी दमुआ से निकलकर नागपुर में बेनगंगा में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है 275 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां हैं बोदरी, उमरा नाला, पेंच नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ माही नदी तंत्र। माही नदी को कंठाल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? माही नदी को कंठाल की गंगा कहते हैं। इसके उद्गम की बात करें
तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेंदल झील, मिंडा गांव, सरदारपुर तहसील धार। अन्य नाम क्या है इसका? है महती, पृथ्वीपुत्री। इस नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 558 किलोमीटर है। और अनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से शुरू होती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट बढ़ो तो बहाव क्षेत्र। बहाव क्षेत्र खंबात खाड़ी से मिलने से पूर्व राजस्थान में सर्वाधिक बहती है और उसकी कुल बेसिन जो है वो 38,999 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में ये 71.88 वर्ग किलोमीटर है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? में 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, तो कभी कैसे कोई पूछे 56 का मैदान क्या है, तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। कर्क रेखा। कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है और इसी दौरान उल्टे यू आकार में ये बहती है। विलय। खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है। माही नदी पर राजस्थान में माही, बजाज सागर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा और एवं कागदी पिक अप बांध बांसवाड़ा तथा गुजरात में कड़ारा बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश के बहाव क्षेत्र धार, झाबुआ, रतलाम है। बेणेश्वर डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है जहां आदिवासियों का कुंभ भरता है। तो आदिवासियों का कुंभ कहां भरता है भाई? वो भरता है मध्य प्रदेश के बहाव क्षेत्र छोड़ बेणेश्वर में माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है। कहां पर? बेणेश्वर डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है जहां आदिवासियों का कुंभ लगता है। तो सवाल यदि आदिवासियों का कुंभ का आता है तो बेणेश्वर, डूंगरपुर, माही, सोम, जाखम नदी का त्रिवेणी संगम याद रखना पड़ेगा। चलो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। भारत की सबसे जल विभाजक नदी ये रही, ठीक है, चंबल नदी। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कर्क रेखा ये रही, ठीक है। इधर के बाद आ जाओ, ये आपकी कर्क रेखा के बाद माही जो है इसको देखो यू के आकार में काट रही है। माही नदी इसको यू आकार में काटती है, ये इधर से ऐसी के यहाँ पे मिल जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में यू के आकार में काटती हुई दिख रही है। फिर ये नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा के पैरेलल बहती हुई चली जा रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ विंध्याचल पर्वतमाला ये रही। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र ये रहे, ठीक है। पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा की ये वाली रही। तो ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं नर्मदा नदी तंत्र। इसमें नर्मदा और इसकी लगभग 41 सहायक नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है। नर्मदा नदी तंत्र का प्रभाव क्षेत्र 4 राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। संपूर्ण बेसिन में अपवाह प्रतिरूप वृक्षाभ प्रणाली वाला है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। भूगोलविद तालमी ने इसे नामोदोष कहा है और संपूर्ण अपवाह वृक्षाभ प्रणाली स्वरूप का है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। भूगोलविद टालमी ने इसे क्या है? नामदोष कहा है और संपूर्ण अपवाह जो है वृक्षा प्रणाली स्वरूप का है। नर्मदा के विभिन्न नामों की यदि बात करें तो नर्मदा लगभग 20 अलग अलग नामों से जाना जाती है। इसमें क्या कौन कौन से नाम है? तो देखो, रेवा, जिसे ऋग्वेद एवं संस्कृत ग्रंथों में रेवा कहा है। मेकलसुता, सोमोदभवा, चंद्रमा से जन्मी। सप्तगंगा, अमरकंठी, शंकरी, शंकरदेव की पुत्री। नर्मदा के उपनाम कौन कौन से हैं? भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा। नर्मदा का वाहन मगरमच्छ। यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत के भीतर बहने वाली नदियों में यह 3री बड़ी नदी है। प्रथम 2 क्रमशः गोदावरी और कृष्णा है। गंगा के समान पवित्र मानी जाती है और मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के संबंध में कहलाती है। धार्मिक आधार पर भी मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा को ही कहा जाता है। उद्गम, यह अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित नर्मदा कुंड मैकल श्रेणी से 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। पहाड़ों से मैदान में मैकल पहाड़ से जबलपुर के निकट मैदान में उतरती है और धुआंधार प्रपात का जो है जन्म होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की उन 2 नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं।
तटीय नगर की बात करें तो इसके तट पर जबलपुर, मंडला, हंडिया, बड़वा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर आदि शहर बसे हुए हैं। महेशमती, महेश्वर और त्रिपुर तेवर जबलपुर दो प्राचीन नगर इसके तट पर रहे हैं और इसके तट पर भेड़ाघाट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर आध्यात्मिक स्थल हैं। जिले जो कि अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, बूंदी, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर जिलों से होकर नर्मदा गुजरती है, यानी कि टोटल 15 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर, बहने वाली नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र यानी कि बेसिन लगभग 93,180 वर्ग किलोमीटर का है और लगभग 90% यह जो मध्य प्रदेश में बहती है। इसकी नर्मदा की नोटेबल फैक्ट की बात करें तो नर्मदा मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी नदियों में से एक है। मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। नर्मदा किनारे एशिया की प्राचीन सभ्यता में से एक सभ्यता का जन्म हुआ था। 1980 के दशक में नर्मदा घाटी के भूगर्भ शास्त्री अरुण सोनाकिया ने ग्राम हथनोरा में प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज की, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया। ओंकारेश्वर एक नदी द्वीप है। राजा मंधाता के नाम पर इसका नाम मंधाता पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा को जीवित मानव के समान दर्जा दिया है 2017 में। रेह मिट्टी, पानी सोखने की कम क्षमता की उपस्थिति तथा विशाल सहायक नदी नेटवर्क के कारण नर्मदा सदावाहिनी प्रायद्वीपीय नदी है। अपवाह तंत्र जो है देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं पूरे, गुजरात, दायां तट, बायां तट, यहाँ से इसका पूरा अपवाह तंत्र नर्मदा का जो है वो देखो, बरगी बांध, नर्मदा नदी का शेर, शाहपुर, दूनी, तवा, कोलार, है ना, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मान नदी, हिरण नदी, जोबट नदी, सरदार सरोवर, ये पूरा अपवाह तंत्र है। इसको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पर या फिर आप उस पर देख सकते हो गूगल पर, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नर्मदा पर जलप्रपात की बात करें तो देखो यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात हैं। कपिल धारा 24 मीटर का है, धारदी 12 मीटर का है, मंदार जो है 12 मीटर का है, धौलाधार जो है वो 15 मीटर का है, दुग्धधारा 4.5 मीटर का है 4.6 मीटर, सहस्त्रधारा जो है 6.7 मीटर का जो है इसकी टोटल लंबाई जो है। इनके प्रमुख जलप्रपात हैं कौन कौन से हैं, कपिल धारा, धारदी, मंदार, धौलधार, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा। नर्मदा के बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में, 8.5% गुजरात तथा है ना 2.7% भाग महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, 89.9 भाग मध्य प्रदेश में है, गुजरात में 8.5% है और महाराष्ट्र में 2.7% भाग में बहती है। नर्मदा जो है गुजरात सीमा पर 40 किलोमीटर तथा महाराष्ट्र सीमा पर 32 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी अपने उद्गम से 8 किलोमीटर पर कपिलधारा 24 मीटर तथा इससे 1 किलोमीटर आगे दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है। जबलपुर जिले में 15 मीटर ऊंचा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी नरसिंहपुर जिले में 3 मीटर ऊंचा प्रपात बनाती है। आगे हंडिया में बड़वाह के मध्य 2 प्रपात, मानधार, नर्मदा छोटा तवा तथा संगम पर और दारदी बनाती है। यह महेश्वर के समीप एक सुंदर जलप्रपात सहस्त्रधारा 8 मीटर का बनाती है। दर्रे नर्मदा हरिल्याल अंतिम कंदरा के बाद राजपीपला में गुजरात में प्रवेश करती है। नर्मदा नदी गुजरात में खंबात की खाड़ी, केम्बे खाड़ी में गिरती है और यहाँ 27 किलोमीटर लंबा एक एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि इसमें अवसादों का अभाव है। नर्मदा नदी पर करीब 3000 छोटी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं और इनमें से सरदार सरोवर परियोजना बड़ौद गुजरात, पुनासा, हरसुद खंडवा, महेश्वर धार, बरगी बांध जबलपुर, बांद्रा बांध, नर्मदा तवा संगम बड़ी परियोजनाएं इसकी हैं। नर्मदा की सहायक नदियां कुल 41 हैं और इसकी सर्वप्रमुख सहायक नदी है तवा। दाएं तट पर 19 से सिलजी, गोरकमार, चंद्रकेश्वर, कोलार, बीराज, मन, करम, हथनी, हिरण, बलाल, जमनेर, खारी, बारना, सिप, चोरल, तेंदोनी, ओरसंग और उरी हैं। दाएं तट पर ये इतनी 19 नदियां हैं और बाएं तट से कौन कौन सी हैं, खमरपुर, बुरनर, बंजर, तैमूर, सोनार, शेर, शक्कर, दूधी, सुकरी, तवा, जटजर, गंजाल, अजनल, गजनल, मचक, छोटी तवा, कावेरी, करजान, खुरकिया, कुंडी, मोरंदी, देवगोई, ये सब दाएं और बाएं तट से इसकी टोटल 41 नदियां इसमें मिलती हैं। नोटेबल फैक्ट की बात करें तो नर्मदा मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी
नदी है, नदी में से एक है। इसका अवतरण 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में हुआ है। मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है ना। नर्मदा भारत की अनुपन्न नदी है, अर्थात विशाल आकार में के बावजूद घाटी का ज्यादा कटाव नहीं करती। पौराणिक मान्यता में है कि गंगा साल में एक बार नर्मदा में निवास करती है। नर्मदा पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर 163 मीटर का है। प्रथम दो टेहरी एवं भाखड़ा नांगल हैं। पहले दो कौन से हैं? टेहरी बांध और भाखड़ा नांगल बांध जो है। इसके बाद तीसरा सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर है 163 मीटर। नर्मदा की कुल लंबाई 41 सहायक नदियां हैं। इनमें 22 छोटी नदियां बाईं ओर से और 19 छोटी नदियां दाईं ओर से मिलती हैं। तो जब बाईं ओर से जो है वो 22 मिलती हैं और दाईं ओर से 19 मिलती हैं। यह सतपुड़ा दक्षिण और विंध्याचल उत्तर पर्वतमालाओं के बीच स्थित भ्रंश घाटी में बहती है। यह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर तथा या फिर 669.2 मील, महाराष्ट्र में यह 74 किलोमीटर या 46 मील और गुजरात में 161 किलोमीटर या 100 मील का सफर तय करती है। नर्मदा के समुद्रीय मिलन स्थल खंबात खाड़ी एवं भड़ोच शहर के बीच भड़ोच बंदरगाह स्थित है। नर्मदा अपवाह में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जबलपुर है। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री मेघा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। विख्यात लेखिका अरुंधति राय ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन का साथ दिया था। सर्वप्रथम 1964 में केंद्र सरकार ने नर्मदा जल के अधिकतम उपयोग की अनुशंसा के लिए खोसला समिति की स्थापना की थी। खोसला समिति ने अपनी रिपोर्ट 1965 में गुजरात के नवागांव बांध FRL 500 फीट एवं नर्मदा जल में बहुउद्देशीय कार्य के लिए 12 बृहद परियोजना मध्य प्रदेश के लिए तथा बृहद परियोजना गुजरात के लिए अनुशंसा की थी। सन 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना की थी। नमामि देवी नर्मदे नर्मदा नदी के शुद्धिकरण एवं संरक्षण की 5 माह की यात्रा है और 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से आरंभ हुई थी। यह 15 मई 2017 को समापन हुआ। 148 दिनों में 16 जिलों से गुजरती यात्रा ने 3350 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। इसके बाद आते हैं तवा। पचमढ़ी के महादेव पर्वत की कालीभीति पहाड़ी से निकलती है तथा बांद्रा भान होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी में मिलती है। 172 किलोमीटर लंबी इस नदी पर तवा परियोजना बनाई गई है, जिससे अनेक नहरें सिंचाई हेतु निकाली गई हैं। तवा बांध होशंगाबाद राज्य का सबसे लंबा बांध है और नर्मदा तवा संगम पर मंदार जलप्रपात है। तवा नदी पर अवस्थित प्रपात हैं डचेस, बीफॉल, जमुना, अप्सरा, रजत, सभी सतपुड़ा पचमढ़ी में है। ये जो सतपुड़ा पचमढ़ी में है। सहायक नदियां देनवा, सुक्तवा, मालिनी। तो तवा नदी पर अवस्थित प्रपात कौन से हैं? डचेस फॉल, बीफॉल, जमुना, अप्सरा, रजत, सभी सतपुड़ा पहाड़ी पर हैं और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो देनवा, सुक्तवा और मालिनी हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। शक्कर नदी छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ की सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और ये उत्तर में नरसिंहगढ़ जिले में प्रवाहित होती हुई नर्मदा नदी के बाईं ओर मिल जाती है। सतपुड़ा श्रेणी की प्रमुख कोयला क्षेत्र शक्कर नदी के आसपास विस्तृत है। शक्कर नदी पर नरसिंहगढ़ जिले में चिंकी परियोजना प्रस्तावित है। नर्मदा और शक्कर नदी के संगम पर भगवान शिव का प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहगढ़ जिले में स्थित है। गार नदी सिवनी के लखना क्षेत्र में से निकलकर उत्तर में नर्मदा में मिल जाती है। गार नदी। कावेरी मध्य प्रदेश में भी कावेरी नाम से नर्मदा की सहायक नदी प्रवाहित होती है। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है तथा लगभग 89 किलोमीटर के बाद नर्मदा के दाईं ओर मिल जाती है। मान नदी पर धार से 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान परियोजना निर्मित की गई। मान परियोजना का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2006 को किया गया। इस बांध में वार्षिक सिंचाई 19,200 हेक्टेयर तक की हो सकेगी। सीतारेव बराही गंगा नर्मदा की सहायक सीतारेव छिंदगांव से निकलती है। गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर जिला में निकट नर्मदा में मिलती है। सीतारेवा पर सावलखेड़ा बांध छिंदवाड़ा निर्माणाधीन है। नदी और उपनाम और विशेषता। नर्मदा मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मैया कहा जाता है। क्षिप्रा मालवा की गंगा है। बेतवा सर्वाधिक प्रदूषित है। चंबल जो है इसे न्यूनतम प्रदूषित माना गया है। और इसके बाद आते हैं
मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ऊंचा पुल और बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबा सड़क पुल तवा पुल का है 1322 किलोमीटर का। सबसे ऊंचा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल तवा का है। सबसे ऊंचा सड़क पुल चंबल पुल है। सबसे ऊंचा बांध पुनासा बांध है। ठीक है, ये 3 बातें यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, इस पे चलते हैं। ताप्ती नदी तंत्र, इसकी कुल अपवाह तंत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। इसमें मध्य प्रदेश में ये 9,800 वर्ग किलोमीटर बहती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित मुल्ताई बैतूल की काली सिंध पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और ये 725 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में 333 किलोमीटर है। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा इसकी मुख्य सहायक नदी है। ताप्ती के तट पर मुख्य नगर बैतूल, नेपानगर, बुरहानपुर आदि हैं। ताप्ती नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सूर्य के पुत्री, सूरसुता, तापी, पायोषणी, गर्म जल वाली नदी। यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ताप्ती के तट पर गुजरात में रज्जु सेतु एवं सवाली बंदरगाह स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र अनुगामी अपवाह का उदाहरण है और इस तंत्र में पूर्णा, गिरना, गोपद, अनेर, अंबोरा, बाकी, बुरुई, तितूर, उतावली और कालीभीत आदि नदियां सम्मिलित हैं। महाभारत में ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। सूर्य अपने तेज से ताप उत्पन्न करता है, इसलिए इसकी पुत्री का नाम ताप्ती हो गया। ताप हरने वाली ताप्ती को विष्णु पुराण में सहस भादो भदवा कहा गया है। ताप्ती का जन्म आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माना गया है और इसके बेसिन में जल अपवाह क्षमता 86,340 लाख किलोमीटर क्यूब है और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, बाहुद, गिरना, बोरी, पंचरा और शिवा। ताप्ती भी नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना निर्मित है जिसे अपर और लोअर ताप्ती परियोजना कहा जाता है। प्रमुख नदियों की प्रवाह दिशा, प्रवाह की दिशा, नदी और मिलन स्थल। उत्तर पूर्व में सोन बेतवा नदी बहती है और मिलन स्थल है गंगा और चंबल। पश्चिम में नर्मदा ताप्ती माही है, मिलन स्थल है खंबात की खाड़ी। पश्चिम पूर्व में बैनगंगा जिसे मिलने का स्थल है चंबल। उत्तर में चंबल की तवा नदी है और ये यमुना, चंबल और नर्मदा में मिलती हैं। प्रस्तावित सबसे लंबे पुल है सिंध पुल, शिवपुरी जिला 2.5 किलोमीटर लंबा है और चंबल पुल जो कि मंदसौर जिले में है 4.3 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की नदियां, किनारा बसे हुए प्रमुख नगर। सबसे पहले इधर चलते हैं तो इसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी जो है नदियां उसमें उन पर बसे नगर। देखो नर्मदा, अमरकंटक नर्मदा पर बसा हुआ है। नर्मदा पर होशंगाबाद है, नेमावर है, पुनासा है, महेश्वर है, धार है। ये नर्मदा के ऊपर नर्मदा पर बसे हुए नगर हैं। फिर चंबल नदी पर श्योपुर, बेतवा पर ओरछा, ताप्ती पर मुल्ताई, पार्वती पर शाजापुर, सिंध पे शिवपुरी। फिर इधर पर आ जाते हैं तो पार्वती पर आष्टा, माही, कुछी, नर्मदा पर जबलपुर, नर्मदा पर नरसिंहपुर, नर्मदा नदी पर हंडिया, ओंकारेश्वर, बड़वानी। चंबल पर है महू, चंबल पर मुरैना, बेतवा पर सांची, ताप्ती पर बुरहानपुर, गंगा पर बालाघाट, बिछिया रीवा पर नर्मदा नदी निमाड़, नर्मदा मंडला, बड़वा, मंडेश्वर, झाबुआ है ना। चंबल पर रतलाम, बेतवा जो है विदिशा जिला बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर गुना भी बेतवा के किनारे बसा है। राजगढ़ पार्वती के किनारे बसा हुआ है। दतिया सिंध के पास सिंध नदी के पास ऊपर बसा हुआ है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। सोनकच्छ जो है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा है। माही, धार। इस तरीके से ये जो पूरे दिए हुए हैं इनको एक बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलते हैं। वर्धा तथा बेनगंगा के संगम स्थल को प्राणहिता कहा जाता है। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। टालमी ने नर्मदा को नामादोष कहा हुआ है। नर्मदा के अन्य नाम मेकलसुता, सोमादेवी और रेवा हैं। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। बेनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है। बेनगंगा का पुराणों में बेवा, भैया, दीदी है ना नामों से उल्लेखित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी के पर रीवा के निकट स्थित है। केन नदी का प्राचीन नाम दीर्णावती है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती, धर्मावती नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों की संख्या 41 है। चंबल नदी में अवनालिका, अपरदन, द्वारा, मुरैना और भिंड जिलों में बीहड़ का निर्माण
हुआ है। राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में बनाई गई है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। नर्मदा मैदानी भाग से जबलपुर में के समीप प्रवेश करती है। चंबल नदी एवं बेतवा नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सोन नदी की बाढ़ अधिक जो है विनाशकारी होती है। सिंधु नदी गुना और अशोकनगर जिलों को पृथक करती है। नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र से होकर बहती है। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पर है 1322 मीटर होशंगाबाद जिले में। नर्मदा जोहिला और जो है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा ताप्ती पश्चिम से ओर बहकर खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की नदियां, उनका संपूर्ण तथ्य। नदी नर्मदा, जिसे रेवा कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। उद्गम है अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश के, और अनूपपुर मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। संगम है खंबात की खाड़ी। विशेष क्या है? भ्रंश घाटी से बहती हुई है मध्य प्रदेश की अरब सागर जीवन रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब आगे आते हैं तवा नदी 172 किलोमीटर है ना, 172 किलोमीटर। महादेव श्रेणी होशंगाबाद, काली भीति पहाड़ी होशंगाबाद में उसका उद्गम स्थल है। संगम नर्मदा बांद्रभान, संगम कहाँ होता है इसका? तवा नदी का बंधवान में, बरमान बोलते हैं बांद्रभान नर्मदा। विशेष क्या है? विशेष की बात करें तो नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी। चंबल को बोलते हैं चरमावती भी बोलते हैं। 965 किलोमीटर का क्षेत्र में किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। जनापाव महू के इंदौर से निकलती है। यमुना इटावा के निकट अपरदन और बीहड़ चूलिया जलप्रपात इसमें है। ठीक है, सोन नदी जिसे हिरण्यबाहु कहा जाता है 780 किलोमीटर बहती है। अमरकंटक में ऐसे निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। गंगा दानापुर पाटन के पास जो है इसका मिलन स्थल है, और माण सांगर बांध सोन नदी पर है। ताप्ती जिसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। मुल्ताई बैतूल से निकलती है, खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। ज्वरनाद मुख पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से होकर ये क्या होता है इसका विशेषता है। इसके बाद आते हैं बेतवा जिसे वेत्रवती कहते हैं, 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुमरागांव रायसेन से निकलती है। यमुना हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। हमीरपुर के निकट पर अशोक सागर बांध विदिशा में है, और भालकुंड प्रताप सहायक बीना नदी पर है। काली सिंध 461 किलोमीटर बहती है, बागली देवास से निकलती है। चंबल नैनोर राजस्थान में मिलती है। मध्य प्रदेश में मात्र 150 किलोमीटर बहती है। केन नदी 427 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, जब विंध्याचल पर्वत से निकलती है, यमुना में मिल जाती है। पार्वती नदी इसकी लंबाई नहीं लिखी है इधर पे, सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। छिप्रा नदी काकराबर्डी इंदौर से निकलती है, 195 किलोमीटर बहती हुई चंबल में मिलती है। सिंहस्थ मेला इसी नदी पर मिल लगता है। बीहड़ नदी जो है रीवा पठार से निकलती है, टोस में मिलती है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। कूनो नदी 180 किलोमीटर बहती हुई शिवपुरी के पठार से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। बेनगंगा पासरवाड़ सिवनी के पठार से चिमनी से निकलकर गोदावरी में मिलती है। कुंवारी नदी सिंध ये 727 किलोमीटर बहती हुई शिवपुरी पठार से निकलकर सिंध नदी खिंड में मिलती है। वर्धा ये मुल्ताई से निकलती है और बेनगंगा महाराष्ट्र में मिल जाती है। गार सिवनी के लखनादौन से क्षेत्र से निकलती है और नर्मदा में मिलती है। कुंद्रा सतपुड़ा पर्वत से निकलकर नर्मदा में मिलती है। माही विंध्याचल पर्वत से निकलकर खंबाती खाड़ी में मिलती है। 579 किलोमीटर टोटल लंबाई हो। मध्य प्रदेश में 158 किलोमीटर ये बहती है। सिंध नदी 470 सिरोंज के विदिशा से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। इसके बाद आते हैं साटक नदी खरगोन से निकलकर नर्मदा में मिलती है। टोंस नदी 320 किलोमीटर चलती हुई सतना के तलाश कुंड से निकलकर गंगा में बहती है। इसकी सहायक नदी बेलन है। पशुनी ये सतना से निकलकर यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात, ऊंचाई 18 मीटर, नदी नर्मदा और स्थान है जबलपुर भेड़ा घाट। दुग्धधारा जलप्रपात 15 मीटर की ऊंचाई है, नर्मदा नूपुर। मंदार जलप्रपात 12 मीटर ऊंचाई, नर्मदा नदी बड़वाह क्षेत्र स्थान। चचाई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है, बीहड़ नदी रीवा में।
केवटी जलप्रपात महाना नदी पर है, रीवा में। बहुटी जो है वो 98 मीटर ऊंचा ओदा नदी पर, रीवा में है। पांडव जलप्रपात 38 मीटर ऊंचा है, कीन नदी पर बना हुआ है, स्थान है पन्ना के निकट। चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर बना हुआ है, मंदसौर में है। पालन पानी जलप्रपात चंबल नदी पर है, इंदौर में। झाड़ीदाह जलप्रपात जो है चंबल नदी पर है, इंदौर के निकट। फिर इसके बाद कपिलधारा जलप्रपात 24 मीटर ऊंचा नर्मदा नदी पर है, अनूपपुर में। सहस्त्रधारा जलप्रपात 8 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी महेश्वर पर। इसके बाद दर्दी जलप्रपात नर्मदा पर है, बड़वाह के पास। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है, सागर में। फिर डचेस फॉल जो है पर्वतीय है, पचमढ़ी में। पियावन जलप्रपात जो है रीवा के निकट है। शंकरखोल जलप्रपात जामनेर सिवनी में है। अप्सरा जलप्रपात तवा पचमढ़ी। रजत जलप्रपात तवा पचमढ़ी। जमुना बीफाल तवा पचमढ़ी। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर। इसके बाद आते हैं पूर्वा जलप्रपात के टोंस नदी। केदारनाथ जलप्रपात अरावली पर्वत। फिर राने जलप्रपात छतरपुर। सतधारा भीमकुंड अर्जुन कुंड नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर। लिलाही अनहोनी कुकरी खापा कन्हान नदी पर है, छिंदवाड़ा में। गांगुलपारा वेनगंगा नदी पर है, बालाघाट में। मलधार देव नदी पर है, बालाघाट में। काकरखो मांडू पर है। भूराखो सुल्तानगढ़ पावा सिंध नदी पर है, शिवपुरी। बेलोही रीवा में है, और डागोना सुनकुआ सिंध नदी दतिया में है। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ है इसका 21। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना 2012 से 14 प्रारंभ होता है। ये 21 नवंबर 2012 पूर्ण हुआ। 2014 में प्रारंभिक लागत लगी 432 करोड़ रुपए। लोकार्पण श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा हुआ। योजना में लगा समय 14 महीने। फायदा होता है 3000 गाँव को, 70 कस्बों को पेयजल की किल्लत दूर होती है। नोट यह है कि नर्मदा का पानी बड़वाह के पास 115 किलोमीटर की दूरी तय करके उज्जैनी गांव पहुंच जाता है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना ये जो है ये 2018 से 24 की परियोजना है। लागत है इसकी 2143 करोड़। लाभान्वित होंगे इंदौर उज्जैन। 158 गांव में पेयजल, 50,000 सेक्टर में सिंचाई की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उद्वहन जो है जोबट बांध के जलाशय से जल प्रवाह उद्भव होगा, और इंदिरा सागर में भी जल प्रवाह उद्भव कर ग्रामों में पहुंचाया जाएगा। तथ्य यह है इंदौर में प्रवाहित रही कान और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल के निर्देशन पर इंदौर नगर निगम द्वारा क्रियान्वित की गई है। तो ये दो परियोजनाओं को बहुत अच्छे से याद रखना। एक तो नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना 2012 से 14, और नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना 2018 से 24। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं अलग से करवाऊंगा, इसलिए इसके लिए परेशान मत होइए। ये पूरा वीडियो जो था वो नदियों और जलप्रपात और सब कुछ ऊपर मिला हुआ था, मतलब अपवाह तंत्र और नदियों से मिलकर बना हुआ था। तो आप इन सभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखते चलिए, तैयारी को करते रहिए। बीच में आने वाले इंटरप्शन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमफुल होते हैं, आई नो, पर इन सब चीज़ों से सोल्यूशन नहीं निकलता। सोल्यूशन निकलता है पढ़ने से और अपने रिवीजन को करने से। मैं मुकेश महेश्वरी जी की बुक का मैं जो है पाठ कर रहा हूं, और इस बुक में बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, डीपली दिया हुआ है, और काफ़ी कुछ हद तक मध्य प्रदेश MPPSC के लिए यूजफुल है। तो आई होप सो दोस्तों आप मुझे सुन रहे हैं और आप सभी लोगों ने मेरी बातों को मानते हुए इस बुक के पूरा प्रॉपर अध्ययन किया है। तो मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट भी साथ में इसके कराता हूँ। ये यूनिट सेकेंड के जो है मध्य प्रदेश का जो चैप्टर है उसका सेकेंडरी पार्ट शुरू हो चुका है। इतिहास हमने कंप्लीट करके जियोग्राफी में हम आ चुके हैं। तो ये वीडियो हमारे लगातार जारी रहेंगे। आज 8वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर के बाद अब 9वां चैप्टर आएगा, और वो हम बहुत बेहतर तरीके से लेकर आएंगे। तो ये तैयारी आपकी पूर्ण होती है, और अब अगली तैयारी के लिए तैयार रहिएगा। साथ ही ये बात जरूर याद रखिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, पर बंधु शेयर भी करना है। जो आप शेयर करेंगे तो मज़ा हम दोनों को आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।